स्वागत है आपका जी बिजनेस में। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी हस्ती जो फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं एक रिवाइवल को, जो हमने देखा है एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। हमारे साथ हैं श्री आशीष चौहान सर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू जी बिजनेस। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाल ही में एक रिवाइवल हमने देखा है बीएसई में, ना सिर्फ आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली अबाउट बीएसई, द आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लॉट ऑफ एरियाज, लॉट ऑफ वर्टिकल्स BSE was struggling and one of them obviously being derivatives. बहुत अच्छा रिवाइवल हमने देखा है. You have registered very good volumes. How are you feeling about it? बेसिकली ये जो लास्ट 3-4 साल से जो BSE ने लगातार मेहनत की है उसका ही नतीजा है. लास्ट 3 साल में एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिससे कि एकदम कन्वीनियंट स्ट्रेटजी नहीं थी, बहुत हार्डवर्क जरूरी था. रिजल्ट भी थोड़े लेट आए, 2-3 साल की मेहनत से आए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगता है कि जो हमारी लो कॉस्ट का एक प्लेटफॉर्म रहा है कि BSE जो रिटेल इन्वेस्टर को सस्ते दाम में अच्छे से अच्छी सुविधा देगी, तो वो जो लो कॉस्ट का जो फ्रेमवर्क रहा है BSE का पहले से 137 साल का इतिहास है, लेकिन आज भी वो एक बरकरार है कि जो BSE में आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो करीब आप 99.5% बचा लेते हो. करीब आप कंपटीशन पे ट्रेड करते हो तो 200 गुना ट्रांजैक्शन चार्ज देते हो, तो क्यों दोगे? एक बार लिक्विडिटी आ गई, एक बार जो सुविधा आपको चाहिए टेक्नोलॉजी की या प्रोडक्ट की, तो फिर आप ज़्यादा ट्रेड जहाँ वहाँ पर करोगे जहाँ पे आपको सस्ते दाम में मिलता हो. अच्छी सुविधा सस्ते दाम में मिलनी चाहिए. तो उसके लिए हमने फिर एक पहले तो लोग हिचकिचाते थे कि भाई BSE में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्यों करें, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है. भले आप सस्ते दाम में देते हो, लेकिन हम क्यों हम जब आते हैं तो कोई सामने बेचने वाला नहीं मिलता, या तो हम बेचना चाहते कोई लेने वाला नहीं मिलता है. तो उसके लिए फिर हमने एक इंसेंटिव स्कीम निकाली कि जो कोई भी स्टोर नया खुलता है आपके अगल बगल में, तो थोड़ा एक डिस्काउंट भी देते हैं स्टार्ट में, कि जिससे लोग आए, एक बार देखें क्या चीज़ है, कैसे बिकता है, और अच्छी चीज़ है, अच्छे दाम में मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, तो लोग फिर बार बार आते हैं. फिर इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसको सोच के, और वर्ल्ड में ये पहली बार BSE में हुआ, ऐसा नहीं है. वर्ल्ड में कई एक्सचेंज, इवन बड़ी एक्सचेंजेस जो वर्ल्ड में लीडर गिनी जाती है, CME है या डॉइश बोर्स हैं, वो लोग भी जब नया प्रोडक्ट चालू करते हैं तो एक इंसेंटिव के तौर में थोड़ा एक हेल्प करते हैं मार्केट मेकर्स को या ट्रेडर्स को. और फिर एक बार लिक्विडिटी बन जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे वो लोग उसको बरकरार रखने के लिए एक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर दूसरे प्रोडक्ट में इंसेंटिव देना चालू करते हैं. तो उस हिसाब से हमने भी एक इंसेंटिव स्कीम निकाली, जो सेबी का एक फ्रेमवर्क आया, उसके हिसाब से ही हमने एक स्कीम निकाली. और अभी ऐसा हो गया कि अभी दिन में हम लोग 3-3.25 हज़ार करोड़ तक के वॉल्यूम का इंसेंटिव देते हैं. बहुत कम देते हैं, लेकिन लोग आज प्रॉब्ली 50,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हो गया. तो करीब करीब अभी आप 3-4% का इंसेंटिव लेके जाते हो जो आपको चाहिए होता है. उससे तो कोई यहाँ पर कोई इंसेंटिव के लिए नहीं आता है, लेकिन कॉस्ट जो बच जाती है करीब हमारे हिसाब से इंडिया में नहीं तो भी 1,000 करोड़ रुपया की कॉस्ट साल में बच सकती है आज के वॉल्यूम पे. और वॉल्यूम बढ़ता है तो और भी कॉस्ट बच सकती है. तो जो कॉस्ट बचती है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की, इन्वेस्टरों की, उसकी वजह से अभी लोग काफ़ी जागरूक हो गए अभी लास्ट 1-2 महीने में. और जब BSE में उतनी ही लिक्विडिटी आ गई है, करेक्ट, तो क्यों ना ट्रेड करें. इसलिए हमको भी अच्छा लग रहा है कि हमारी जो मेहनत जो है लास्ट 2-3 साल की, वो अब धीरे धीरे करके उभर के आ रही है. करेक्ट. लेकिन आशीष, साथ ही एक चीज़, जब शुरू में इनफैक्ट BSE ने ये शुरू किया था इंसेंटिव प्रोग्राम, तो एक एक जो माइंडसेट था इंडस्ट्री में वो यही था. लोग इसे काफ़ी हद तक एक रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि जब तक इंसेंटिव चल रहे हैं तब तक शायद होगा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लोगों का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली इट विल कम डाउन. ये मिथ जो है वो काफ़ी हद तक ब्रेक हुई है, बिकॉज द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट यू हैव सीन एंड यू हैव बीन जनरेटिंग, एंड लाइक यू राइटली मेंशन कि जो इंसेंटिवाइज्ड वॉल्यूम है उसकी मात्रा जिस तरह से कम हुई है, क्या दिस लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल वाज एक्सपेक्टेड पहले से? नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग ये हमारे लिए भी एक सुखद अनुभव रहा, एक सरप्राइज रहा कि लोग अच्छी चीज़ को कैसे पकड़ लेते हैं. वो इतना करीब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इनफैक्ट जब बातचीत चल भी रही थी इसके बारे में, आप कितना वॉल्यूम कर पाओगे, क्योंकि पहले भी BSE ने 2006 में भी निकाली थी एक इंसेंटिव स्कीम, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा था उतना अच्छा नहीं रहा था. तो एक निराशा सी थी कि आप चालू कर रहे हो, ठीक है, देख लेना, इतना वैसे मार्केट भी ख़राब है,
कौन नई टेक्नोलॉजी लगाएगा बीएससी में ट्रेड करने के लिए, कौन बैक ऑफिस लगाएगा, कौन आदमी लगाएगा ट्रेड करने के लिए, कौन जॉबर आपके पास आएगा, और उसके ऊपर एसटीडी का भार इतना है इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई जो एक्सपर्ट थे, जो कई लोग ट्रेड करते हैं, वो हमको बताते थे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, आपके वहाँ 1000 करोड़ भी ट्रेडिंग हो गया तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा आप एक आध साल में। तो जब आप 1-1 लाख करोड़ का दिन में टर्नओवर कर लेते हो तो लगता है कि जो ये जो मास मार्केट है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ मिल जाती है लोगों को, उसको स्केल करने में ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो हम जो आज हमारे पास करीब 4-4.5 करोड़ ऑर्डर आते हैं एक दिन के अंदर डेरिवेटिव्स में, जो इवन 3 महीने पहले 10 लाख भी नहीं थे। राइट। तो उसके लिए जो स्केलेबिलिटी की जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की, वो हमको बनानी पड़ी, और हम इन सम सेंस हम लोग प्रिपेयर्ड थे। नो, हर रोज 4-4.5 करोड़ ऑर्डर आते हैं, तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि आज 20-25 करोड़ भी ऑर्डर आ जाते हैं तो भी वी आर रीजनेबली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट विद इन अ डे। तो उससे क्या है कि वो जो स्केलेबिलिटी मिल गई एक लोगों के आने से, और अभी जितने भी ब्रोकर्स करीब जो अच्छा टर्नओवर करते हैं दूसरी एक्सचेंजेस पे, वो अभी यहाँ पर भी करना चालू कर लिए, और उनको भी लग रहा है कि यहाँ पे इतनी बचत है, तो क्यों पैसा व्यर्थ में व्यय करें। राइट। वेरी क्विकली आशीष, बिफोर वी टेक ब्रेक, अब क्योंकि अब इसे और भी थोड़ा मैच्योर होने में समय लगेगा, ऑब्वियसली यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। Purely derivatives में what kind of market share you are looking at, considering कि there is one more player who will enter at some point in time, very quickly? नहीं, हमारे वहाँ से हम एज एन एक्सचेंज वी यूजुअली डोंट कंपेयर आवरसेल्व्स ऑन वॉल्यूम्स फ्रैंकली। हम क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर को जो फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलनी चाहिए, सेफ एंड सिक्योर मार्केट मिलना चाहिए। तो जो 137 साल की जो एक इतिहास है वो बहुत गौरवपूर्ण है, और उसको वॉल्यूम से नहीं तोला जाना चाहिए। जो हमारा खुद का जो एक मंतव्य है कि हमको आप इन्वेस्टर के सहायक के अनुरूप उसमें आपको तोलना चाहिए किसी को भी, कि एक्सचेंज का जो एक इम्पोर्टेंस है कोई भी इकोनॉमी, वो क्या है कि वो प्राइस सिग्नल करता है, और वो प्राइस होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। तो हमारा जो एक विश्वास रहा है कि हम लोग जो भी निवेशक है उनको अच्छे से अच्छा बेसिकली एक प्राइस सिग्नलिंग, एक ट्रेडिंग की सुविधा दें। कितना वॉल्यूम होता है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। राइट, दैट्स अ गुड थॉट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जो लौटते हैं। आशीष हमारे साथ बने हुए, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ श्री आशीष चौहान बने हुए हैं। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब आगे जाके इस तरह से मास इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हुए और कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? जैसे एक तो भी हाल ही में जो CFS का इनिशिएटिव है वो है, पहले उसके बारे में बताइए। आज भारत में करीब 7 से 8 करोड़ कंप्यूटर होंगे, लेकिन करीब 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करके हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग दोनों, एक सहायक के रूप में, नहीं कि आप उसको ट्रांजैक्शन हर मिनट करते रहो, लेकिन आप लंबी अवधि के सिचुएशन में कैसे आप निवेश करो, आपको किस तरह के इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। और हमें लग रहा है कि 10 से 20 साल में, अभी भले एक शुरुआत हुई है BSC के रूप में ही हुई है, अभी थोड़ी धीमी शुरुआत है, लेकिन इंटरनेट की आप देखेंगे 12-15 साल पहले जब इंटरनेट का ट्रेडिंग हुआ था तो भी ऐसे ही धीरे धीरे से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके लोग उससे यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो हमें काफ़ी आशा है कि एक मोबाइल ट्रेडिंग की जो सुविधा है वो एक काफ़ी यूज़फुल रहेगी इन्वेस्टरों के लिए। सिमिलरली डेरिवेटिव्स के अंदर भी कई प्रोडक्ट्स जो हम सोच रहे हैं मार्केट में, जैसे ये CFS आपने कहा, कैश फ्यूचर स्प्रेड, उसकी जो तुलना हुई थी आपको ठीक लगी वो बदला के साथ जो उसकी तुलना की गई थी? ये क्या होता है कि कई बार लोग सिमिलैरिटीज देखते हैं और डिसिमिलैरिटीज नहीं देखते हैं। कई बार उल्टा भी होता है कि कई बार सिर्फ डिसिमिलैरिटी देखते हैं और सिमिलैरिटी नहीं देखते हैं। तो और कई बार जो पत्रकार है उसके ऊपर भी आधारित है, एक ऐसी स्टोरी बनती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन जो
कैश और फ्यूचर्स के जो स्प्रेड की बात है उसमें अभी आप सपोज कैश और फ्यूचर्स का स्प्रेड करते हो एज अ नॉर्मल, कई ट्रेडर करते भी होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, पहले स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं, फ्यूचर मार्केट में बेचते हैं, और क्योंकि हमारे जो कंपटीशन है उसमें जो स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन की जो डिलीवरी बेस्ड नहीं है, वो कैश सेटल्ड है, तो एंड में जाके फिर आपको जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको बेचना पड़ता है। तो आपको एक तो यह है कि प्राइस का जो एग्जीक्यूशन रिस्क आपको रहता है कि कैश में आपने खरीदा और फ्यूचर्स में आप बेच नहीं पाए, या तो कैश में आपने आधा ही खरीद पाए, फ्यूचर्स में पूरा बिक गया, तो आपको एक त्रिशंकु की दशा में आप आ जाते हो। तो उसको हम एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं कि आप अपना जो सौदा है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो ये जो CFS की सुविधा है उससे आप एक ही सौदा करोगे। जैसे आप, मैं उदाहरण दूंगा कि सपोज रिलायंस आज 800 रुपया है और आपको एक महीने के लिए आपका 800 रुपया आपको लैंड करना है मार्केट में, और आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए, तो आज आपका जो स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम, या तो आदमी 800 रुपये का रिलायंस खरीदेगा, 810 रुपये का एक महीने के बाद वाला बेचेगा फ्यूचर्स में। लेकिन सपोज 810 के बजाय 809 हो गया, तो 809 में ही बेच पाए, या तो 807 में ही बेच पाए, तो जो आपकी जो टारगेट थी वो अचीव नहीं हो पाई। तो अब हमने जो सुविधा दी है वो ऐसा है कि आप 10 रुपये में ही ट्रेड करोगे। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली रिलायंस का भाव उस समय 800 है, तो 800 का बाई का सौदा कैश मार्केट में चला जाएगा, स्टॉक मार्केट में 810 का फ्यूचर्स मार्केट में चला जाएगा, तो आपको 2 सौदे एक ही ट्रेड से मिल जाएंगे। और ऐसा ही नहीं कि ये नई सुविधा है, फ्यूचर्स के अंदर फ्यूचर स्प्रेड करके तो स्टॉक मार्केट में चल रहा है, करेंसी में भी चल रहा है 7-8 सालों से। तो एक कोई नई चीज तो है नहीं, खाली हमने कैश और फ्यूचर्स मार्केट को एक जोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में जोड़ा है। करेक्ट। सेटलमेंट में नहीं जोड़ा है, जो बदला में एक्चुअली वो सेटलमेंट में जुड़ता है, बदला यूज्ड टू बी ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट। तो सेटलमेंट के समय भी जुड़ जाता, तो हमने सेटलमेंट जो है वो कैश मार्केट के अंदर रखा हुआ है और फ्यूचर्स का फ्यूचर्स में रखा हुआ है। तो इसलिए कई बार लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, लेकिन अल्टीमेटली यूजफुल चीज है। Correct. और लोग उसको सराहेंगे, लोग उसका यूज करेंगे। और दूसरी एक प्रोडक्ट हमने निकाली है BSE 100 करके। तो BSE 100 का जो इंडेक्स है वो काफी पुराना है, राइट। और उसका जो करीब वैल्यू जो है निफ्टी के मिलता है। तो अब जब आप आर्बिट्राज करते हो या ट्रेडिंग करते हो इवन BSE के अंदर, BSE 100 पे, तो आप सब करीब वही चीज देख सकते हो। तो लोग आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हो। इसीलिए ये जो लास्ट एक आध महीने में आपने जो इतना वॉल्यूम देखा है, वो एक इसका कारण ये भी है कि जो नई प्रोडक्ट्स आ रही है वो लोगों को पसंद आ रही है, और उनको लग रहा है कि भाई ऐसी चीज चलती रहेगी तो BSE में हमको काम करने से अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके की चीज चाहिए होती है, राइट। तो वो धीरे धीरे करके आएगी, तो इसलिए भी वो लोग BSE पे ज्यादा भरोसा करते हैं। करेक्ट। नाउ वेरी क्विकली आशीष, SME एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा फोकस एरिया है और वो देश में भी उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है एज फार एज फंड रेजिंग इज कंसर्न। आर यू हैप्पी विद द SME इनिशिएटिव अब तक जिस तरह से पैन आउट हुआ है फॉर BSE? सी द वे वी लुक एट इज SME के अंदर अभी हमने 5 कंपनियों को लिस्टिंग किया है। दूसरी 5 कंपनियां अभी लिस्टिंग के दौर से गुजर रही है, तो करीब 1 आध महीने में और 5 कंपनी आ जाएगी। तो जब लिस्टिंग SME की जो फर्स्ट कंपनी लिस्ट हुई थी करीब 15 मार्च को हुई थी इस साल 2012 को, तो अभी 3-4 महीने के अंदर हमने काफ़ी एक अंतर तय कर लिया। लोगों को पता भी चल गया कि SME में लिस्टिंग कैसे करते हैं। कई कंपनियां आगे आ भी रही है। और SME का इतना इम्पोर्टेंस भारत में क्यों है? वर्ल्ड में भी SME जो सेक्टर होता है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा जॉब जनरेट करते हैं। तो भारत जैसा एक देश है जहाँ पर जॉब जनरेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने भी एक निर्णय लिया कि भाई हमको SME को कैसे प्राधान्य दे। करेक्ट। तो उनको कैसे ये जो इक्विटी के जरिए उनको कैपिटल ज़्यादा उपलब्ध कराएं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया और उसके ऊपर फिर सेबी ने अपनी रेगुलेशंस निकाले, जिसमें इन्वेस्टर के लिए बहुत सारा एक सेफ्टी मैकेनिज्म रखा हुआ है कि मिनिमम 3 साल तक वहाँ पर 2 वे मार्केट मेकिंग होगा। तो वहाँ पे मार्केट मेकर होगा जो मर्चेंट बैंकर और कंपनी के साथ एक संलग्न होगा, और उसने 2 वे कोड देने हैं हर रोज हर मोमेंट। तो उसकी वजह से आपको जब बेचना है वो शेयर या खरीदना है, तो 3 साल तक, जब तक कंपनी आप पूरी तरह से जान नहीं लेते हो, तब तक आपको एक
एक सेफ्टी मिल जाती है। सेफ्टी नेट क्रिएट होता है। तो इस ऐसे कई अच्छे जो रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं, जिसकी वजह से अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोग उसके अंदर निवेश करते हैं और उसके जो फायदे को पाते हैं, एक महसूस करते हैं उसको ट्रेड करके, उसके अंदर निवेश करके, तो उस धीरे धीरे लोग भी अभी यहाँ पर एसएमई के अंदर, और अभी आप देखेंगे कि आज भारत में बीएसई एक ही संस्था, एक ही एक्सचेंज है जिसमें एसएमई का लिस्टिंग होता है। तो हमें काफ़ी बने ये जो एक नेशन बिल्डिंग में, और दूसरा कि हम अपने आप को इसलिए कंपेयर करते हैं कि हम फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे, सेफ और सिक्योर सिस्टम दे। वॉल्यूम कम हो ज़्यादा हो वो अलग चीज़ हो जाती है, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टू अस। तो हमें लग रहा है कि ये जो नेशन बिल्डिंग का काम है, जिसमें एसएमई को एक गवर्नमेंट भी प्राधान्य दे रही है, उसमें हम भी एक अपना योगदान दें, तो हमें भी खुशी, बेसिकली ये खुशी हमें है कि हम जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है एक एसएमई प्लेटफॉर्म पे, जिसको जहां कैपिटल रेज करके यही कंपनियां नई जॉब्स क्रिएट करेगी, नए भारत का निर्माण करेगी, यही हमें बेसिकली हमारी एक आकांक्षा है इसके पीछे की। चलिए और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे आईपीओ प्रोसेस पर, बीएसई के आईपीओ पर, और साथ ही कंपटीशन पर। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस समय श्री आशीष चौहान से। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जिस रफ्तार से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप फॉर बीएसई वुड बी लिस्टिंग। इसके बारे में बताइए, क्या रोड मैप है इस समय? आप देखेंगे लिस्टिंग का जो एक इम्पोर्टेंस है बीएसई के लिए खास करके, वो करीब डीम्यूचुअलाइजेशन जब हुआ था 2005 में, तब से बना हुआ है। क्योंकि जो डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम जो बनी थी बीएसई की, जिसको गैजेट भी किया गया था, उसमें भी एक फ्रेमवर्क था कि बीएसई को लिस्ट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से, उसी के चलते इवन थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स जो बाद में आए, नॉन ब्रोकर्स, अभी करीब 57% इन्वेस्टर जो है बीएसई के नॉन ब्रोकर्स हैं, और 43% ही ब्रोकर्स बच गए हैं। तो इन ए सेंस लिस्टिंग एक इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है बीएसई के लिए, और उसके लिए बीएसई ने लास्ट 3-4 साल से लगातार काम किया था, लेकिन है वो नहीं। अब जब सेबी ने नए स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस डाले हैं, उसके जरिए, तो उसके ऊपर बीएसई के बोर्ड ने भी एक विचार विमर्श किया, और उन्होंने मैनेजमेंट को एक टारगेट दिया है कि भाई अगले आप अपने अलग अलग गोल्स डिटेल में उन्होंने बातचीत की, और अगले 8 से 9 महीने में बीएसई अपने आईपीओ को लिस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। Will you be open to listing on all exchanges? वो जो एक चीज़ है, वो मर्चेंट बैंकर जो कहेंगे उस हिसाब से विल हैव टू डू। एंड बेसिकली ये जो भी प्रक्रिया है, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट एक बैंकर्स रखते हैं, उनके एडवाइस के ऊपर ही हमको करना पड़ेगा। राइट। वन मोर थिंग इज, एक तो ऑब्वियसली ये आपका जो इंटरनल गोल्स हैं, दूसरा एक जो एक्सटर्नल, आई वोंट से थ्रेट, लेकिन एक जो चैलेंज क्रिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ द थर्ड प्लेयर जो अब इक्विटी में आएंगे, MCX, इन द गिवन मार्केट कंडीशन, आपका व्यू क्या है ऑन द कंपटीशन? नहीं, द वे वी लुक एट दिस कि जो पहले करीब 90 के पहले भी भारत में 22 एक्सचेंजेस थे। NSE जब आई तो 23वीं हो गई थी, और कई एक्सचेंजेस बने। तो भारत में पहले से कंपटीशन तो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में हुआ ही है। हालांकि बीएसई अगेन, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो इन्वेस्टर को कैसे सेफ और सिक्योर मार्केट दें, या तो फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट मार्केट दें, तो उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। और उसमें किस तरह के प्रोसेसेस लाने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट लाने चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, कैसे सस्ते सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा एक सर्विस पूरे अंदरूनी भाग को, माने जो सिटीज़ हैं उसमें तो अच्छे ब्रोकरिंग माने ब्रोकरेजेस भी है, बट कैसे उनको भी एनकरेज किया जाए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट से बढ़ के तालुक लेवल में जाइए, तालुक से लेके छोटे जो गांव तक जाइए, और उनको एक तो है कि उनको समझाइए कि ये एक निवेश का एक भी जरिया है, जो स्टॉक मार्केट में अभी भारत का सिर्फ 5% सेविंग स्टॉक मार्केट के जरिए आता है। सिर्फ 2% लोग भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम उसको कैसे 50% तक, 50% तक ले जाएं, इवन 10% तक भी ले जाएंगे तो भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो हमें इसकी ज़्यादा चिंता होती है कि कैसे
हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाए कि ये एक सेफ, सिक्योर, और दूसरा है कि कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट के ध्यान में रखें, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज की जो सुविधा है वो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की सुविधा है। बिकॉज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आप एक बार निवेश कर लेते हो और आपके पास शेयर अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद आपका कंपनी से एक नाता रह जाता है। तो कोई आदमी जम्मू में बैठ के कोई चेन्नई की कंपनी में इन्वेस्ट करता है जहाँ उसका प्लांट कोयम्बतूर में है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर उसको विजिट करेगा कंपनी के हेडक्वार्टर को या कंपनी के प्लांट को, लेकिन उसको एक कंफर्ट है, और उसको एक कंफर्ट है कि कोई भी इश्यू है तो सोसाइटी को जो रूल्स रेगुलेशंस जो करता आता है, दे विल टेक केयर ऑफ मी, राइट। तो उसको कैसे हम और बढ़ाएं, और एक्चुअली छोटे इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक है उनके इंटरेस्ट को कैसे ध्यान में रख के ऐसी सुविधा बनाए कि जिससे ये जो विश्वास है वो और बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हर कंपनी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखे, और हर निवेशक को एक अपने हिसाब से जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो उन्होंने एक अभ्यास किया हुआ है कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कंट्री के ऊपर, और वो सब अभ्यास करके जब वो आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर उसको जो कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस से उसको कोई क्षति ना पहुंचे, वैसी हमारी एक कहते हैं एक आशा रहती है कि भाई हम ये जो चीज़ें हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचाए, और कैसे सेबी और मिनिस्ट्री और बाकी सब रेगुलेटर्स के साथ में मिलके ऐसी एक सिस्टम बनाए कि जो इन्वेस्टर का हरदम ख्याल रखे, और जिससे इन्वेस्टर भी बारी बारी उनको भी लगे कि भाई भारत में स्टॉक मार्केट के निवेश करना वो बहुत अच्छी बात है। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन टू यू, अब क्योंकि बीएसई ऑलरेडी काफ़ी हद तक और गुजर रहा है, व्हाट इज़ योर विजन अगले 10 साल के लिए फॉर बीएसई? सी हमारा यही विजन रहेगा कि भारत जो अभी 2% जो पीपल इन्वेस्ट करते हैं उसको कैसे बढ़ा के 10% या 20% या 50% किया जाए। और हमने दूसरे इंडस्ट्रीज में देखा भी है कि एक तबक्का आता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब वो इंडस्ट्री सडनली ग्रो हो जाती है, और हमने टेलीकॉम में देखा है, मोबाइल टेलीफोनी में देखा है लास्ट 10 साल में, इवन टेलीविजन इंडस्ट्री में देखा है। तो हमने कई इंडस्ट्रीज में देखा है कि ये भारत में पॉसिबल है, ये जो ग्रोथ है, और ये इफ वी आर एबल टू डू दिस, it's going to help the investors, especially the youngsters who are coming into the job market, for planning for their future, for their children's future, and for nation's future. So for us, it's a very, very important issue to do work on financial inclusion, financial literacy, and to ensure that the markets remain safe, secure for everyone to invest in. Right. चलिए उम्मीद करते हैं कि बीएसई अपने इस विजन स्टेटमेंट में जल्द से जल्द सफल, और ये जो एक हमने रिवाइवल देखा है वो और तेजी से आगे बढ़े। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग इनिशिएटिव्स। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।